नमस्कार। हाँ। आज हम भारतीय संविधान की उस बुनियाद पर बात करेंगे जो हर नागरिक को एक तरह से ताकत देती है, हमारे मूल अधिकार। जी। ये संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। बिल्कुल। और मैग्ना कार्टा कहने का कारण भी है। जैसे इंग्लैंड में राजा की शक्तियों पर रोक लगी थी, वैसे ही अधिकार हमारे यहाँ राज्य की मनमानी पर अंकुश लगाते हैं। व्यक्ति के विकास और गरिमा के लिए ये बहुत जरूरी है। ये एक मजबूत लोकतंत्र की नींव है, सही मायनों में। ये जानना तो बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, तो शुरू में 7 अधिकार थे, लेकिन अब एक कम हो गया है, संपत्ति वाला। हाँ बिल्कुल। 44वां संशोधन था 1978 में। उससे संपत्ति का अधिकार, जो पहले अनुच्छेद 31 और 19 एक च में था, वो अब मूल अधिकार नहीं रहा। अच्छा। अब वो अनुच्छेद 300 क के तहत बस एक कानूनी अधिकार है। तो हाँ, अब मुख्य रूप से 6 श्रेणियां बची हैं। 6 श्रेणियां, ठीक है। लेकिन उन पर आने से पहले अनुच्छेद 12 है, वो बताता है कि राज्य क्या है। मतलब ये अधिकार किसके खिलाफ मिले हैं। हाँ, ये जरूरी है। किसके खिलाफ? इसमें भारत सरकार, संसद, राज्यों की सरकारें, विधानमंडल और यहाँ तक कि वो संस्थाएं भी आती हैं जिन पर सरकार का नियंत्रण हो, जैसे कोई सरकारी कंपनी। समझ गया। और अनुच्छेद 13 सुना, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। अनुच्छेद 13 एक तरह से इन अधिकारों का पहरेदार है। ये साफ कहता है कि कोई भी कानून, चाहे पुराना हो या नया, अगर वो मूल अधिकारों से टकराता है या उन्हें कम करता है तो वो उस हद तक शून्य माना जाएगा, मतलब अमान्य। इसी से कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा की ताकत मिलती है। अच्छा, यानी कोर्ट्स कानूनों को चेक कर सकती हैं कि वो मूल अधिकारों के हिसाब से हैं या नहीं। बिल्कुल सही। ये बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ, चलिए अब उन 6 श्रेणियों पर आते हैं। पहली है समता का अधिकार, मतलब बराबरी, अनुच्छेद 14 से 18। हाँ, इसका जो मूल है वो है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, मतलब कानून की नजर में सब एक बराबर। और अनुच्छेद 15? अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी नागरिक से सिर्फ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जैसे दुकानें, होटल, कुएं, सड़कें, इन सार्वजनिक जगहों पर सबको बराबर पहुंच होगी। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी तो हैं, जैसे महिलाओं या बच्चों के लिए विशेष प्रावधान या आरक्षण, वो बराबरी के खिलाफ नहीं जाता? देखिए, ये सवाल अक्सर उठता है। ये अपवाद इसलिए रखे गए हैं ताकि बराबरी सिर्फ कागज पर न रहे, असलियत में आए। जो वर्ग मतलब ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों या सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, SC, ST, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए ये सकारात्मक कार्रवाई जरूरी समझी गई। इसे आप असमानों के साथ समान व्यवहार न करना कह सकते हैं, ताकि वास्तविक समानता आए। अच्छा, मतलब एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल। इसी तरह अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता देता है, लेकिन वहां भी आरक्षण का प्रावधान है इन्हीं कारणों से। ठीक है। और अनुच्छेद 17 और 18? अनुच्छेद 17 तो बहुत ही क्रांतिकारी है। ये अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पूरी तरह खत्म करता है। किसी भी रूप में इसका पालन करना दंडनीय अपराध है। और 18? उपाधियां? हाँ। अनुच्छेद 18 सेना या शिक्षा से जुड़े सम्मानों को छोड़कर बाकी सभी तरह की उपाधियों का अंत करता है। जैसे पहले राय बहादुर या सर जैसी उपाधियां होती थी, हाँ, वो खत्म, ताकि समाज में जन्म या पदवी के आधार पर कोई ऊंच नीच न हो। विदेशी उपाधि लेनी हो तो राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। ठीक है। तो ये हुई समता की बात। हाँ। अब दूसरी श्रेणी, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। इसकी तो बहुत बात होती है। हाँ, ये बहुत अहम है, खासकर अनुच्छेद 19। ये हमें 6 तरह की आजादियां देता है। कौन कौन सी? बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी, शांति से बिना हथियारों के इकट्ठा होने की, संघ या संगठन बनाने की, पूरे देश में कहीं भी आने जाने की, कहीं भी बस जाने की और कोई भी पेशा या व्यापार करने की। ये सब लोकतंत्र के लिए मतलब सांस की तरह है। लेकिन इन पर वो युक्त निर्बंधन वाली बात भी है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। हाँ बिल्कुल। ये आजादियां असीमित नहीं है।
देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, पब्लिक ऑर्डर, शिष्टाचार या अदालत की अवमानना जैसे आधारों पर सरकार इन पर उचित रोक लगा सकती है। मतलब एक संतुलन साधना पड़ता है। बिल्कुल, संतुलन ही कुंजी है। फिर इसी में आता है अनुच्छेद 20, जो अपराधों के लिए सजा से जुड़े कुछ संरक्षण देता है, जैसे एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी या किसी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अच्छा, और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये तो बहुत ही मौलिक है। सबसे मौलिक शायद, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या को बहुत विस्तार दिया है। इसमें सिर्फ जीने का मतलब सांस लेना भर नहीं है। हाँ, इसमें वो गरिमापूर्ण जीवन, निजता। सही कहा, गरिमापूर्ण जीवन, निजता का अधिकार, प्राइवेसी, स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य का अधिकार, आश्रय का अधिकार, ये सब इसमें शामिल माने गए हैं। और हाँ, अनुच्छेद 21 क जो बाद में जोड़ा गया, वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है। अरे हाँ, शिक्षा का अधिकार। और अनुच्छेद 22? अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण देता है। जैसे गिरफ्तार व्यक्ति को कारण जानने का हक है, उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और उसे अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार होगा। इसमें निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए अलग प्रावधान भी है। ठीक है। अब तीसरी श्रेणी पर आते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। ये भी बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 23 इंसानों की तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगार यानी जबरदस्ती काम करवाने पर रोक लगाता है। बेगार मतलब बिना पैसे के काम कराना? हाँ, या बहुत कम मजदूरी पर जबरदस्ती काम। हालांकि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है, जैसे सेना में भर्ती, लेकिन उसमें भेदभाव नहीं करेगा। और अनुच्छेद 24? वो खास तौर पर बच्चों के लिए है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या किसी भी खतरनाक काम में लगाने पर रोक लगाता है। बाल मजदूरी रोकने के लिए। जी बिल्कुल। चौथी श्रेणी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ये अधिकार बहुत अहम है। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है और किसी भी धर्म को मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने की आजादी देता है। प्रचार करने की भी? हाँ, लेकिन ये स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है। इसे लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रखा गया है और इसमें सिखों को कृपाण धारण करना और लेकर चलना भी शामिल माना गया है। अच्छा, और 26? अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने, संस्थाएं स्थापित करने और संपत्ति अर्जित करने का अधिकार देता है। ठीक है। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी व्यक्ति को किसी खास धर्म के प्रचार के लिए टैक्स देने को मजबूर नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 28 सरकारी पैसे से चलने वाले शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक लगाता है। मतलब सरकारी स्कूल में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं होगी। बिल्कुल। पांचवी श्रेणी है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। ये शायद अल्पसंख्यकों के लिए है। हाँ, मुख्य रूप से उनके हितों की रक्षा के लिए। अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा और किसी भी नागरिक को सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में धर्म, जाति आदि के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 30? अनुच्छेद 30 धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। ये भारत की विविधता को बनाए रखने में मदद करता है। समझ गया। अब आते हैं छठी और शायद सबसे अनोखी श्रेणी पर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। आपने कहा था ये पहरेदार है। या डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, क्योंकि ये वो अधिकार है जो बाकी सभी मूल अधिकारों को असली बनाता है, उन्हें लागू करवाता है। कैसे? अगर किसी नागरिक के किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये अपने आप में एक मूल अधिकार है, कोर्ट जाने का अधिकार। और कोर्ट क्या करती है? कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए
रिट जारी कर सकती है। ये विशेष तरह के आदेश होते हैं। 5 तरह की मुख्य रिट है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडामस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, अधिकार पृच्छा, को वरांटो और उत्प्रेषण, सरसरियारी। इनके नाम तो सुने हैं, ये बहुत शक्तिशाली लगते हैं। है भी। इनके जरिए कोर्ट गैर कानूनी हिरासत से रिहाई दिलवा सकती है, किसी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने का ऑर्डर दे सकती है या किसी निचली अदालत को उसकी सीमा में रहने को कह सकती है। वाह, तो अनुच्छेद 32 के बिना बाकी अधिकार शायद उतने मजबूत नहीं होते। सही बात है, ये एक गारंटी है। अच्छा, इसके अलावा अनुच्छेद 33, 34, 35 भी है। 33 संसद को शक्ति देता है कि वो सशस्त्र बलों, पुलिस या खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मूल अधिकारों को सीमित कर सके, अनुशासन बनाए रखने के लिए। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ यानी सेना विधि लागू होने पर अधिकारों पर प्रतिबंध की बात करता है, और 35 कहता है कि कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास होगी, राज्यों के पास नहीं। स्पष्ट है। तो कुल मिलाकर ये मूल अधिकार हमारे लोकतंत्र और हमारी आजादी की मतलब जान है। बिल्कुल, ये न सिर्फ हमें राज्य की तानाशाही से बचाते हैं, बल्कि एक न्यायपूर्ण और बराबरी वाले समाज की तरफ ले जाने का रास्ता भी दिखाते हैं। और अनुच्छेद 32 वो कवच है जो इन अधिकारों को सच में सार्थक बनाता है। तो ये थी हमारे मूल अधिकारों पर एक गहन चर्चा। ये बातें हर नागरिक को पता होनी चाहिए ना? हाँ जरूर। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ। कि जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, नई चुनौतियां आ रही हैं, जैसे डिजिटल युग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन, तो क्या इन मूल अधिकारों की जो मौजूदा व्याख्या है उसे नई परिस्थितियों के हिसाब से और विकसित करने की जरूरत है? जैसे क्या डिजिटल प्राइवेसी भी अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, या स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार कितना प्रभावी है? इन पर सोचते रहना भी जरूरी है। बहुत प्रासंगिक सवाल है। इस पर विचार करना तो बनता है।